बर्ज़र्ग एनिमे की फ़िलॉसफ़ी काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म, निहिलिज्म और ह्यूमैनिज्म के एलिमेंट को सिंबॉलिकली दिखाया गया है। बर्ज़र्ग की आइडियोलॉजी मोस्टली फेट, स्ट्रगल और ह्यूमन कंडीशन के आसपास घूमती है। और इस एनिमे का लीड कैरेक्टर है गट्स, जो कि एक एंटी हीरो है, जो कि एक ऐसी दुनिया में अपनी मर्जी से जीने की कोशिश कर रहा है जो या तो इनडिफरेंट है या बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। उसकी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अपनी फ्री विल को प्रूव करने की होती है और इसी वजह से वह अपने लिमिट से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है, चाहे 100 केजी का तलवार उठाना हो या 100 लोगों के साथ अकेले लड़ना हो या फिर डेमी गॉड जॉर्ज से अकेले जाकर के भिड़ जाना। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक गट्स के अंदर फ्री विल को रेजोनेट करते हैं। ये दिखाते हैं कि गट के अंदर एक फ्री विल है, एक ड्राइव है, जो कि और कैरेक्टर में नहीं है उसके वर्ल्ड में। उसका वर्ल्ड काफ़ी इविल है, पर फिर भी गट्स हार नहीं मानता। बट गट्स का कैरेक्टर ऐसा क्यों है? गट्स की फिलॉसफी ऐसी क्यों है? ये सोचने वाली बात है। गट्स की फिलॉसफी कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी, उसके एक्शंस और उसके एक्सपीरियंस से निकली हुई है। वो एक ऐसे इंसान की मिसाल है जो एक्सट्रीम हार्डशिप के बावजूद भी जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। वो खुद को कंट्रोल में रखता है, वो खुद को बैलेंस में रखता है और खुद के दिमाग पर इतना कंट्रोल रखता है और काम रहता है। और उसकी जो सबसे पहली फिलॉसफी है वो है विल टू सर्वाइव एंड पावर। फ्रेडरिक नीत्शे, जो एक महान जर्मन फिलोसोफर थे, वो बोलते हैं इंसानी जीवन का ट्रू नेचर सिर्फ विल टू सर्वाइव नहीं है, बल्कि विल टू पावर है। और गट्स के आइडिया में भी नीत्शे का इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि गट्स का मानना है जीवन जीना अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ऊंचाइयों को हासिल करने का एक जरिया है, जैसे खुद को सुधारना और खुद को ट्रांसफॉर्म करना। और गट्स भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है। जब सभी विल टू सर्वाइव के लिए काम करते हैं, तब गट उस वक्त विल टू पावर के लिए एक्शंस लेता है। और गट्स के कैरेक्टर में ये दिखता है कि वो विल टू पावर के लिए जीता है। गट्स अपने आप को एक महान पावरफुल वॉरियर बनाना चाहता है। इवन बर्ज़र्ग का वर्ल्ड काफ़ी क्रूएल और इविलनेस दिखाया गया है, जिसमें मॉरलिटी का ट्रेडिशनल सेंस चैलेंज होता दिखता है। फिर भी गट्स कहीं ना कहीं एक मॉरलिटी को फॉलो करने की कोशिश करता है। इवन उसे भी पता है उसके अंदर औरों से ज़्यादा इविलनेस है, फिर भी विल टू पावर की ताकत से खुद को वो कंट्रोल करता है। और यहीं पे आपको एक लेसन लेना होगा कि आपको भी विल टू पावर के लिए काम करना होगा। आपको अपने अंदर मोरालिटी को डेवलप करना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। और हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि जीवन में हार्डशिप आएंगे, जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए गट्स की जो बैक स्टोरी है, चाइल्ड स्टोरी है, वो बहुत ट्रॉमेटिक है। और गट्स ने बचपन से लेकर के अभी तक ट्रॉमा ही झेला है, लेकिन उसकी ड्राइव और उसकी जीने की पावर उसको आज तक जिंदा रखी है, क्योंकि उसे पता है अगर हम विल टू पावर के लिए काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, हम पावरफुल होंगे। और गट्स का कैरेक्टर यही रिप्रेजेंट करता है कि हमें विल टू पावर के लिए काम करना है। फाइट अगेंस्ट फेट। गट्स मानता है कि फेट जैसी कोई चीज नहीं होती, तकदीर जैसी कोई चीज नहीं होती। गट्स मानता है कि सब कुछ हमारे हाथों में है, चाहे कोई भी हमारे सामने आ जाए हम कोशिश से उसे हरा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उसके लिए उसकी किस्मत उसके अपने हाथ में है, ऐसा गट्स मानता है। गट्स का कैरेक्टर ये रिजेंबल करता है कि गट्स कभी भी तकदीर, किस्मत, इन चीज़ों के भरोसे नहीं बैठता है। वो हर बार अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। एम्पावर योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे ऑरा और प्रेजेंस से दूसरे लोग अट्रैक्ट हों, तो उसका तरीका है कनेक्ट विथ योरसेल्फ फर्स्ट। अपने को एम्पावर करो। सिमिलरली जैसे गट्स एक महान वॉरियर बनने के लिए प्रैक्टिस करता है, रियरली गट्स किसी फाइट को हारता है। और इसी वजह से गट्स का नाम उसके वर्ल्ड में हर तरफ फैलता है, क्योंकि गट्स खुद को एम्पावर करना जानता है। गट्स की फिलॉसफी का कोर पॉइंट भी है कि खुद को एम्पावर करके खुद से कनेक्ट होना। अपने आप को एम्पावर करने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी और सर्कमस्टेंसेस को इंटरनल मीन से कंट्रोल करना। और ये बात गट्स अपने एक्शन से बार बार बताता है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ और ऑटोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ऑटोनॉमी सिर्फ चॉइस बनाने की बात नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक चॉइस बनाने की बात है। यही बात हमें बार बार बर्ज़र्ग की फिलॉसफी सिखाने की कोशिश करती है कि हम अपने ट्रू सेल्फ और एम्पावरमेंट से किस तरीके से कनेक्ट करें। गट्स का कोई भी हिडन एजेंडा नहीं होता है ग्रिफिथ की तरह, क्योंकि गट्स खुद को बस एम्पावर करना चाहता है, पर ग्रिफिथ दूसरों पर कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेशन करना चाहता है। इसी वजह से ग्रिफिथ की फिलॉसफी बहुत डार्क है, लेकिन गट्स की फिलॉसफी काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरी हुई है। इमैनुअल कांट ने कहा था कि ऑटोनॉमी मोरल एजेंसी के लिए एक सेंट्रल रोल
प्ले करती है। और इस बात को गट्स बचपन से जानता है, क्योंकि बचपन से गट्स ने खुद के लाइफ की ऑटोनॉमी ली है। एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी में, जैसे जीन पॉल के वर्क में, सेल्फ एम्पावरमेंट को ह्यूमन फ्रीडम के एसेंशियल एस्पेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। पॉल का कहना था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जो ये बताता है कि हम अपनी प्री डिफाइंड रोल या एक्सटर्नल लेवल से डिफाइन नहीं होते, बल्कि अपनी चॉइसेस और एक्शन से डिफाइन होते हैं। और गट्स इस आइडिया को डेली बेसिस पर जीता है। एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। बर्जर्क की फिलॉसफी ये सिखाती है कि हमें लगता है कि हर चीज हमारे हाथ में है, लेकिन असलियत में कुछ भी कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं होता है। वेदर, टाइम, दूसरों का बिहेवियर और ये सब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। स्टोइक फिलॉसफी भी ये बात को एम्फसाइज करती है। इपिक्टेटस नाम के एक स्टोइक फिलोसोफर ने कहा था, सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल एंड अदर्स आर नॉट। और हमें सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर फोकस करना चाहिए, ना कि बाहरी इवेंट पे। और स्टोइक फिलॉसफी इस बात को बार बार रिपीट करती है, और हमें इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं गट्स की फिलॉसफी भी स्टोइक फिलॉसफी से मेल खाती है। और ये बात गट्स जानता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मोस्टली ह्यूमन नेचर, जिस इंसान पर गट्स ने ट्रस्ट किया है, वो उसे एट द एंड बिट्रे करता है। फिर भी गट्स अपने मेंटल अवेयरनेस को नहीं खोता है, अपने रिजिलियंस को नहीं खोता है, क्योंकि बचपन से गट्स ने यथार्थवाद को जिया है। कहने का मतलब कि उसने एक प्रैक्टिकल लाइफ को जिया है। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है सिवाय हम खुद के। ये बात गट्स समझता है, और जीवन का यही यथार्थवाद जनरल ट्रुथ है। इसलिए ग्रिफिथ से धोखा खाने के बाद भी गट्स अपने मकसद की तरफ बढ़ता है। जहां कास्का और उसके अदर्स कंपेनियन खुद को खो चुके होते हैं, वहीं गट्स उस डिस्टोपियन वर्ल्ड में एक उम्मीद की तरह आगे बढ़ता रहता है। अगर खुद को टफ बनाना है तो रियलिटी और जनरल ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। जनरल ट्रुथ यह है कि एक दिन मैं और तुम मर जाएंगे, इसे एक्सेप्ट करो। और गट्स की फिलॉसफी यही सिखाती है कि एक स्टोइक की तरह हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करो, जनरल ट्रुथ को अडेप्ट करो और खुद को स्ट्रांग बनाओ। एक्सेप्ट योर फ्लॉज। ज़्यादातर लोग अपनी खामियां और इम्परफेक्शंस को डिनाई करने में लगे रहते हैं। वो छिपाने की कोशिश करते हैं कि वो गलती नहीं करते। लेकिन गट्स की फिलॉसफी ये कहती है कि असली रूप में जीने के लिए हमें अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना होता है और समझना होता है। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी अस्तित्व को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, या हम अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से समझने लगते हैं और अपने असली रूप को अचीव करते हैं। इसी के साथ गट्स की पर्सनैलिटी ये बात भी सिखाती है कि अपने फ्लॉज को स्वीकार करके और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेकर के हमें अपनी असली पहचान को प्राप्त करना होता है। और ये एक्सेप्ट करना एक करेजियस कदम होता है, जो हमें अपने एग्जिस्टेंस के विचार और विकास के रास्ते में ले जाता है। अपने कमजोर वर्जन को एक्सेप्ट करके एक पावरफुल कैरेक्टर बनाओ। इस बात को गट्स बार बार अपने एक्शंस में समझाने की कोशिश करता है कि एक्सेप्ट योर फ्लॉज। आज तुम कमजोर हो, कल तुम कमजोर नहीं रहोगे। हर दिन खुद को इम्प्रूव करो और एक्सेप्ट करो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि गट्स जब एक महान स्वॉर्ड्समैन बनने के रास्ते पर चलता है तो बार बार खुद को याद दिलाता है कि हाँ, मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। और इसी के दम पर गट्स अपने वर्ल्ड का, बर्जर्क के वर्ल्ड का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनता भी है। इसीलिए एक्सेप्ट योर फ्लॉज, क्योंकि गट्स की ये भी एक डीप फिलॉसफी है। डोंट लेट ट्रॉमा डिफाइन यू। ट्रॉमा एक डेमन की तरह है जिससे हर एक यूथ आज के वक्त में परेशान है। जिसे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसे जितना जल्दी हो सके ट्रॉमा को डिफीट करना होगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह है जो हमें अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए रोकता है। कहने का मतलब, अगर कोई इंसान ट्रॉमा से हमेशा अटैच रहेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस नहीं आ पाएगा। और यही बात गट्स की फिलॉसफी सिखाती है कि ट्रॉमा एक इंटरनल आइडिया है, इसे हमें छोड़ना ही होगा। क्योंकि अगर तुम गट्स के वर्ल्ड में, कहने का मतलब अगर तुम बर्जर्क के वर्ल्ड में गौर से देखोगे तो हर कोई ट्रॉमेटाइज्ड है, हर किसी ने ट्रॉमा झेला है। अगर हम 3 एग्जाम्पल ले, कास्का का, ग्रिफिथ का और गट्स का, इन तीनों ने इक्वल अमाउंट में ट्रॉमा को झेला है, पर इन तीनों में सबसे बैलेंस है गट्स। अगर कास्का की बात करें तो कास्का बिल्कुल टूट चुकी है। अगर ग्रिफिथ की बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गया है ट्रॉमा की वजह से, लेकिन गट्स हमेशा बैलेंस में रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गट्स ट्रॉमा को एक इंटरनल आइडिया की तरह देखता है जिसे मेंटल टफनेस से कनकर किया जा सकता है। बर्जर्क की दुनिया हमारी दुनिया ही की तरह टफ है, और जैसे हमारी दुनिया में कुछ लोग मेंटली कमजोर होकर के खुद के एग्जिस्टेंस को खत्म कर लेते हैं, पर गट्स का मानना है कि ट्रॉमा को जीता जा सकता है। कितना भी बड़ा ट्रॉमा हो, अपने मेंटल टफनेस से उसे हरा दो।
ट्रॉमा को कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दो। गट्स जैसे अपने पोटेंशियल को समझने के लिए ट्रॉमा का यूज करता है। उसे जितना दर्द मिलता है उतने ही दर्द से वो ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है और अपने एग्जिस्टेंस को खुद के विचार और एक्शन से बनाने की कोशिश करता है। अगर तुम हमेशा ट्रॉमा के डर से ट्रॉमेटाइज रहोगे तो तुम्हें कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, और ये बात गट्स जानता है कि अगर मुझे मैनिपुलेट नहीं होना है तो मुझे डरना नहीं होगा, मुझे ट्रॉमा को अपने आप से अलग करना होगा। इसीलिए बर्जर्क की फिलॉसफी ये सिखाती है कि डोंट लेट ट्रॉमा डिफाइन यू, और इस बात को हमें समझना होगा कि बर्जर्क की फिलॉसफी का मेन कोर ह्यूमन माइंड है। इस तरीके से एक मेंटल टफ इंसान किसी भी बैटल को कंट्रोल कर सकता है। सो प्लीज गाइज, डोंट लेट ट्रॉमा डिफाइन यू। ह्यूमन नेचर इज कॉम्प्लेक्स। बर्जर्क की फिलॉसफी का कोर थीम कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर ही है। बायोलॉजिकल लेवल पर इंसान के अंदर दो प्राइमरी चीजें होती हैं, इंस्टिंक्ट और रीजन। इंस्टिंक्ट तो हमारे नेचुरल अर्जेस होते हैं, जैसे खाना खाना, बच्चों की केयर करना या अपना ध्यान रखना, लेकिन रीजन, सोचने की ताकत, हमें एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठाती हैं। रीजन हमें मोरली गाइड करती हैं। बट बर्जर्क में हम देख सकते हैं ग्रिफिथ, जिसके पास इंस्टिंक्ट और रीजन दोनों पर कंट्रोल था, दोनों का नॉलेज था, पर फिर भी उसके जैसा इविल कोई नहीं था। उसने अपने सर्वाइवल के लिए अपने पूरे ग्रुप को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम यहाँ से समझ सकते हो कि क्या ग्रिफिथ के अंदर रीजनिंग नहीं थी? ग्रिफिथ बहुत इंटेलेक्चुअल था, वो रीजनिंग को समझता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एम्पैथी की कमी थी। तो ये बात क्लियर करता है कि ह्यूमन का नेचर काफी कॉम्प्लेक्स है। गट्स और ग्रिफिथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गट्स की चाइल्डहुड जितनी अनक्लियर है, उतनी ही ग्रिफिथ की ऑरिजिन स्टोरी कंफ्यूजिंग है। दोनों ने बचपन में सरवाइव किया है, बट गट्स इंस्टिंक्ट और रीजन के बीच में एक बैलेंस बना करके जीता है। बट ग्रिफिथ इंस्टिंक्ट और रीजन को समझने के बाद भी प्योर एक्सट्रीमिस्ट है, और कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट और रीजन के ऊपर जाकर के चीजों को करने की कोशिश करता है। जैसे कि ग्रिफिथ के लिए नॉलेज एक टूल और दुनिया पर राज करने का जरिया है, बट गट्स सिर्फ विजडम की तलाश करता है। उसे तो सिर्फ सैल्वेशन चाहिए, कहने का मतलब उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए किसी भी तरीके से। और बर्जर्क के राइटर केंटारो मिउरा खुद ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक बार बोला था, इज इट द कर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन टू ऑलवेज चूज द लेसर ऑफ टू इविल्स। इन अदर वर्ड्स, इंसान अपने लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर हो जाता है जहां दोनों ऑप्शंस गलत होते हैं, लेकिन उनमें से जो थोड़ा कम बुरा हो, एक डीप इंसान वही चूज करेगा। ये थॉट ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जिस्टेंस की एक ट्रेजिक रियलिटी है, जिसमें परफेक्ट और अच्छा सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल नहीं होता। और यहीं पर बर्जर्क का थीम गट्स और ग्रिफिथ को पोर्ट्रे करता है और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को क्वेश्चन करता है। लीडरशिप थ्रू एक्शंस। गट्स वो लीडर है जो बड़े बड़े स्पीचेस नहीं देता है और ना ही टाइटल या ट्रेडिशंस या ऑथोरिटी का यूज करता है, बल्कि वो अपने एक्शंस, डिटर्मिनेशन और विल पावर के जरिए लीड करने की कोशिश करता है। लीडरशिप थ्रू एक्शंस का आइडिया एंशिएंट फिलॉसफी में डीपली रूटेड है। एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स वर्च्यू इथिक्स में बिलीव करते थे, जिसमें यह कहा गया है कि इंसान की मोरल वर्थ उनके एक्शन से डिफाइन होती है, ना कि उनके वर्ड्स या इंटेंशन से। जैसा कि ग्रिफिथ का इंटेंशन तो काफी अच्छा लगता था, या उसके वर्ड्स भी लोगों को काफी अच्छे लगते थे, पर ग्रिफिथ के एक्शंस ने हमें ये समझाया कि हर कोई अच्छा लीडर नहीं होता है। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लीडर्स वो लोग होते हैं जो वर्चुअस एक्शंस लेते हैं या अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। लीडरशिप थ्रू एक्शंस लीडरशिप का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, क्योंकि यह ऑथेंटिसिटी, सैक्रिफाइस और रिजिलियंस में रूटेड होता है। गट्स एज अ कैरेक्टर इस कॉन्सेप्ट को अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में दिखाता है। वो आइडियल्स या ड्रीम्स के बारे में बातें नहीं करता। उसका लीडरशिप साइलेंट होता है, लेकिन प्रोफाउंड भी होता है। फिलोसॉफिकली गट्स यह दिखाता है कि ट्रू लीडरशिप पावर या अथॉरिटी के बारे में नहीं होता, बल्कि इंसान के एबिलिटी के बारे में होता है। फिलोसॉफिकली गट्स यह दिखाता है कि ट्रू लीडरशिप पावर या अथॉरिटी के बारे में नहीं होता, बल्कि इंसान के एबिलिटी के बारे में होता है, जो एग्जाम्पल के थ्रू इंस्पायर कर सके और जो मोरालिटी और अपने आप से बड़े काउज के लिए सेक्रीफाइस कर सके। और गट्स की लीडरशिप एक्शंस के एसेंस को टच करती है। चाहे लाइफ कितनी भी डार्क क्यों ना हो, गट्स हमेशा लीड करने के लिए तैयार रहता है। आइसोलेशन गट्स के लाइफ का एक इटर्नल फेज है। बर्जर्क एनिमे में आइसोलेशन गट्स को बहुत कुछ सिखाती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं। ये टाइम ही होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस को समझने की कोशिश करते हैं।
और गट्स ऐसा ही करता है। गट्स को आइसोलेशन में खुद की सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखती है और उससे वो विजडम को समझने की कोशिश करता है। वहीं पे ग्रिफिथ के लिए आइसोलेशन पनिशमेंट की तरह होता है, जैसे कि सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट, लेकिन गट्स के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होता है। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो आइसोलेशन इंसान के एग्जिस्टेंस का एक नेचुरल पार्ट है। सार्त्र और हेडगर जैसे महान थिंकर्स ने कहा है कि इंसान अपने आप में अकेला होता है, इंसान अपने आप में आइसोलेट होता है और दुनिया के साथ उसका रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। गट्स ये बात हमेशा जानता है। आइसोलेशन एक पैराडॉक्स है, ये दर्द भी दे सकता है और आजादी भी। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे देखते हैं, हम किस तरीके से आइसोलेशन का यूज करते हैं। हम इसे अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं या खुद को विक्टिम बनाने का एक मौका ढूंढ लेते हैं। इसे हमें समझना होगा। गट्स के हिसाब से आइसोलेशन इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया जरिया है। तो हमें समझना होगा कि दुनिया के नॉर्म्स को छोड़ करके हमें खुद को समझना होगा और इस जर्नी पर निकलना होगा। बहुत लोग इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन गट्स की दुनिया में देखा जाए तो गट्स हमेशा खुद को आइसोलेट करके रखता है। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए या कोई भी इंजॉयमेंट हो जाए, गट्स खुद को आइसोलेट करता है। पूरे दिन में 2 घंटे या 3 घंटे वो कहीं ऊपर बैठ के खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसे खुद को एनालाइज करना है, अगर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है तो उसे खुद को आइसोलेट करना ही होगा। कई लोगों के लिए आइसोलेशन बुरा होता है, पर गट्स की फिलॉसफी में आइसोलेशन को निगेटिव नहीं दिखाया गया है, क्योंकि गट्स मानता है अगर हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी होगी तो आइसोलेशन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इवन आइसोलेशन हमारे लिए फायदा कर सकता है, क्योंकि इसमें हम अपने मेंटल मॉडल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसीलिए अगर तुम भी खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो मेंटली, तो पूरे दिन में 1 घंटा खुद से अकेले बैठना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोन ले लेना, स्क्रॉल करना, सब कुछ हटा करके सिर्फ खुद के साथ बैठना और देखना कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो कि तुम गलत काम करते हो और खुद से छिपाते हो, वो सभी बातें करना। ये तरीका है। गट्स इसी वजह से मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि वो खुद को देख पाता है, खुद को रिफ्लेक्ट कर पाता है। आई होप तुम समझ गए होगे इस चैप्टर को कि आइसोलेशन गट्स के लिए क्या है। वर्च्यू एज द हाईएस्ट गुड। बर्जर्ग एनिमे की दुनिया बहुत डार्क, लेकिन इसके बीच में एक सेंट्रल थीम है जो काफी प्रोफाउंड है, वर्च्यू यानी सद्गुण एज द हाईएस्ट गुड। और ये थीम पर्सनिफाई करती है गट्स के कैरेक्टर को, जो एक सिंबल है स्ट्रगल, पेन और अल्टीमेट रिडेम्पशन का। हम सभी को पता है अभी तक बर्जर्ग की एंडिंग कैसी होगी किसी को नहीं पता। गट्स की फिलॉसफी एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन की नहीं है, लेकिन साथ ही एक फाइट टू स्टे थ्रू हिज ओन वैल्यूज, चाहे दुनिया कितनी भी रूथलेस क्यों ना हो। गट्स हमेशा अपने ट्रूथनेस पे खड़ा रहता है। फिलोसॉफिकली देखा जाए तो वर्च्यू गट्स के लिए एक बैटल की तरह है। गट्स हर दर्द के बाद, हर चोट के बाद अपने आप को उठाता है और अपने पथ पर चलता है। उसका सबसे बड़ा वर्च्यू है डिटर्मिनेशन और रिजिलियंस। ये क्वालिटीज उसे एक ट्रैजिक हीरो बनाती है, लेकिन उसी में एक डीपर मोरल लेसन भी छिपा है। सच्चा वर्च्यू वो नहीं जो एक इजी लाइफ की चाहत रखे, बल्कि वो है जो पेन और सेक्रीफाइस के बीच उभर करके आए। अगर हम सिर्फ वर्च्यू इथिक्स की बात करें तो वो है कि वर्च्यू एक हैबिट है जो इंसान को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करता है। गट्स के एक्शन इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। वो हमेशा अपने आप को पुश करता है एक मोरल स्ट्रगल के बीच, चाहे वो कास्का को बचाना हो या फिर ग्रिफिथ के खिलाफ खुद की फाइट। इसकी एक डेप्थ ये भी है कि गट्स का स्ट्रगल सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है बल्कि इंटरनल भी है। उसका सारा लाइफ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जैसा लगता है, एक कांस्टेंट क्वेश्चन, मुझे इस दुनिया में क्यों जीना है। फिर गट्स उस आंसर को ढूंढने के लिए अपने स्वॉर्ड्स और अपने एक्शन का इस्तेमाल करता है। बर्जर्ग की फिलॉसफी ये नहीं कहती कि वर्च्यू एक पीसफुल या सेरीन स्टेट है, बल्कि यह दिखाती है कि ट्रू वर्च्यू इज बॉर्न इन कॉन्फ्लिक्ट। जब गट्स हर नई डिफिकल्टी को फेस करता है तो वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, बल्कि वो एक हाई मोरल ग्राउंड पर पहुंच जाता है। गट्स की फिलॉसफी हम सभी को ये सिखाती है कि वर्च्यू यानी सद्गुण वो हाईएस्ट गुड है जिसे पेन, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के थ्रू अचीव किया जाता है। ये इजी नहीं होता, लेकिन ये एक जर्नी है जो हर एक इंडिविजुअल को उसके पोटेंशियल तक ले जाता है। मैं, तुम और जितने भी मेरे आने वाले सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को इस रास्ते को फॉलो करना है, इंडिविजुअलिज्म को। बर्जर्ग की पूरी फिलॉसफी हमें इस दुनिया की हार्ड रियलिटी को समझाने की कोशिश करती है। इंसान ही इंसान को मारता है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो। तुम दुनिया के लॉस से
बच नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। तो आज से गट्स की तरह हार्ड वर्क करो और डिलीजेंट बनो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, बट इस वीडियो को पूरा प्यार देना, लाइक देना और सब्सक्राइब देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 300 सब्सक्राइबर्स।